Learners, in our previous video, we discussed the character sketch of the main protagonist of the novel, who is Silas Marner. Today, we are going to discuss the character sketch of another important character, who is Godfrey Cass. Godfrey Cass is the eldest son of Squire Cass, an heir to the Cass estate. गॉडफ्रे कैस स्क्वायर कैस का बड़ा बेटा है और वारिस होगा, जितनी भी जायदाद होगी कैस स्टेट की वो उसी के नाम है. He is a tall, muscular man. Again, we will describe the physical description and the physical appearance. He is a tall, muscular man with strong body and blonde hair with a fine complexion. लंबा है, muscular है, strong है, blonde कलर के उसके बाल हैं और fine और fair है. Though he is a good-natured, open-faced man, but he is morally coward. वैसे तो वो एक अच्छा इंसान है, उसे विलन की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, लेकिन मोरली वो कावर्ड है. कैसे? He is weak-willed and is usually unable to think much beyond immediate material comfort. Weak-willed है, फैसला नहीं ले पाता है और उसको ज़्यादातर जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस की फ़िक्र होती है और दूर की सोच वो नहीं रखता है. Like every person, Godfrey has flaws in his character, but his biggest flaw is the way he tries to hide these flaws, which leads him towards his ill fate, and then he has no one to blame but himself. And the only way to take refuge from that guilt is to make excuses by blaming his luck. सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है उसका कि उसके फ्लॉ तो उसके अंदर हैं काफ़ी सारे, लेकिन जिस तरह से वो उनको छुपाता है वो उसे और मुसीबत में डाल देते हैं. जब वो एक गलती करता है उसको छुपाने के लिए जब वो कदम उठाता है उससे उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको सामना करना पड़ता है मुश्किलात का और फिर उसके पास कोई और चारा नहीं रहता सिवाय अपने आप को ब्लेम करने के कि उसकी गलती उसकी ख़ुद की वजह से हुई है और जिसकी वजह से उसे गिल्ट फील होता रहता है और वो हमेशा एक जो इंसान जो ज़िंदगी में जिसको लॉस होता है ज़्यादातर, जिस तरह से वो फेट के ऊपर सब कुछ डाल देता है, अपनी लक को बुरा जानता है, इसी तरह से गॉडफ्रे भी हर एक चीज़ अपनी लक पे ब्लेम करता है. He does not have a strong character and always relies on chances to take any step. कैरेक्टर भी उसका कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमेशा वो चांसेस या अपॉर्चुनिटी का ही सहारा लेता है कोई भी कदम उठाने के लिए. Due to his wrong decisions and the ways he tried to overcome the consequences of these decisions, anxiety is his unfortunate companion. क्योंकि वो गलत फैसले अक्सर ले जाता है और जिसकी वजह से जो हालात उसके बाद में बन जाते हैं उनको काबू पाने के लिए जो वो दोबारा से और गलत फैसले ले लेता है, एंजाइटी उसकी कंपेनियन है, यानी कि वो हमेशा एंशियस रहता है अपने इन हालात की वजह से, अपने फ़ैसलों की वजह से. He is a very emotional person and not very cunning and thus readily comes into anger. एक जो इंसान जो बहुत कनिंग नहीं होता और बहुत ही सिंपल नेचर्ड भी होता है, उसका एक क्या फ्लॉ होता है कि वो जल्दी एंग्री हो जाता है. इसी तरह से गॉडफ्रे इमोशनल है, इसलिए वो जल्दी गुस्से में भी आ जाता है. He can get easily tempted for the thing someone else wants him to urge for, and that's why he let himself get caught in Dunstan's blackmailing trap. एक और फ्लॉ उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो सिंपल नेचर्ड है तो इसकी वजह से वो टेम्प्टेड जल्दी हो जाता है, वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, वो भी वो बात जो अगला उसके मुंह से उगलवाना चाहता है और वो खुद ही वो गुस्से में आकर बोल देता है. जैसे कि डंस्टन्स let us always remember when you are trying to write a good character sketch, you should give examples and instances from the novel as well. नॉवल के बीच में से ही आप एग्जांपल्स दिया करें ताकि उस कैरेक्टर की जो ट्रेट हमने डिफ़ाइन किया है उसी से वो हम नॉवल से ही उसका सबूत दें. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है कैसे कि डंस्टन ने जब उसे ब्लैकमेल किया अपने, तो वो जल्दी उसके ट्रैप में आ गया और उसकी बात उसने मान ली जो डंस्टन उससे कहना चाहता था. He is neither a good definition nor offender. He is neither a good defender nor offender. क्या कह सकते हैं कि ना ही वो ऑफेंस किसी को करता है और किसी के साथ बुरा भी नहीं करता, पर वो अपने आप को डिफेंस भी इतना अच्छे से नहीं कर पाता है.
He is a very shallow person and is not very penetrating in his judgments. एक और क्या उसके अंदर फ्लॉ है कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग किसी की नहीं कर पाता है, बहुत ही शैलो पर्सन है, इसलिए उसकी जजमेंट्स भी दूसरों के बारे में रॉन्ग होती हैं. He is neither hardworking nor self-reliant and an undetermined person. Hardworking भी नहीं है, जाहिर बात है वो स्क्वायर का बेटा है, so he is physically not that much active. और self-reliant भी नहीं है क्योंकि हमेशा उसके wrong decisions हुए हैं और वो एक weak-willed person है, तो वो self-reliant भी नहीं है और इसी वजह से वो undetermined भी रहता है. अच्छा, तो the biggest flaw in his personality is his indecisiveness, which is the root cause of every other fault in his personality. सबसे बड़ी फ्लॉ उसकी पर्सनैलिटी में क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, जो कि उसकी दूसरी गलतियों की वजह है. He always conjectures a lot about every situation and forethinks about the coming events, but never does anything practically to handle or mend the situation and its consequences. वो बस सोचता बहुत ज़्यादा है, गेसेस खुद से करता रहता है और बहुत पहले से बैठा सोचता रहता है, बट कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं करता है अपने हालात के लिए या सिचुएशन को सुधारने के लिए. So he has always been a shilly-shally person. He is a self-deceptionist who gives himself false excuses by saying that I am not a scoundrel, at least I will stop short somewhere. Does this mean कि वो अपने आप को सेल्फ डिसेप्शनिस्ट है? कैसे वो अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को जानबूझ के सच्चाई से दूर रखता है, और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो अपने आप को इस तरह से दिलासा देता है कि कम से कम मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, कम से कम मैं इतना बुरा नहीं करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं तो बुरे कामों से रुक जाऊँगा. तो वो अपने आप को मोरली कुछ बेहतर समझता है. ऑल्सो बिकॉज कम्पेयर टू डंस्टन ही इज़ बेटर, तो वो अपने आप को इसी तरीके से तसल्ली देता है. After not accepting Epi, he continuously feels a guilt in his heart and thus tries to solve his conscience by helping Silas as far as he dares, giving him small presents from time to time. Epi उसकी बेटी है जो कि एक ill-reputed woman मॉली फेरन के साथ उसकी बेटी है एपी, बट सिंस इसको एक्सपोज करने से उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन ख़राब हो गई तो वो उसे नहीं अपना पाता, जिसकी वजह से साइलस उसे रेस करता है. ऑल्सो साइलस इज़ नॉट अवेयर कि एपी गॉडफ्रे की बेटी हैं, तो गॉडफ्रे अपने आप को इस बात से भी गिल्ट फील करता है कि उसकी बेटी एपी को वो खुद नहीं पाल रहा है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. इसलिए वो अपना ये गिल्ट हटाने के लिए साइलस को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और उसको प्रेजेंट्स वगैरह देता रहता है ताकि उसे अच्छा फील हो कि ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन एपीज रेजिंग. Despite his physically powerful and graceful presence, Godfrey is generally passive. पावरफुल भी है वो फिजिकली और ग्रेसफुल भी है, पर वो पैसिव है, वो अपने एक्शंस में एक्टिव नहीं है, एक्टेड अपॉन हो रहा है. इन दिस रिस्पेक्ट ही इज सिमिलर टू साइलस. वो साइलस की तरह इस तरह से इस बात में सिमिलर है, पैसिव है क्योंकि. However, Godfrey's passivity is different from Silas's, as his endless waffling and indecisiveness stem entirely from selfishness. हमने अपने पिछले कैरेक्टर स्केच में डिस्कस किया कि साइलस पैसिव था क्योंकि उसने खुद भी कभी कोई डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लिया, हमेशा फेट ने उसकी लाइफ को ड्राइव किया और चेंज किया. लेकिन यहाँ पे गॉडफ्रे भी पैसिव है, लेकिन उसकी किस तरह से साइलस से अलग है पैसिविटी कि उसने जितने भी इनडिसाइसिवनेस अपनी ज़िंदगी में की और गलतियाँ की वो उसकी सेल्फिशनेस की वजह से हैं. ये वो इस लिहाज से साइलस से अलग है बिकॉज साइलस इज़ नॉट सेल्फिश. गॉडफ्रे इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ब्लैकमेल फ्रॉम डंसे, who knows of Godfrey's secret marriage, and Godfrey is finally freed of his malicious brother simply by an accident. गॉडफ्रे को डंस्टन हमेशा ब्लैकमेल करता रहता है क्योंकि उसे पता है कि इसने सीक्रेटली मैरिड है मॉली फेरन से, जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल करता है फॉर मनी एंड फॉर अदर पर्पसेस. लेकिन फाइनली गॉडफ्रे उससे भी फ्री हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक एक्सीडेंट में डन से मारा जाता है. ही इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम मॉली इन अ सिमिलरली fortuitous way when Molly freezes to death while en route to Revlo to expose their marriage to Godfrey's family. इसी तरह से कैसे उसकी एक और पैसिविटी जाहिर हो रही है कि उसने खुद कुछ नहीं एक्शन लिया बल्कि फेट ने उसका साथ दिया यहाँ पर, कि मॉली भी इसी तरह से खुद ही मर गई रास्ते में जब वो अपनी एक्सपोज करने आ रही थी आइडेंटिटी
रेवलो आ रही थी सबको बताने कि वो उसकी वाइफ है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉली रास्ते में ही स्नो में ठंड की वजह से मर गई, जिसकी वजह से गॉडफ्रे बच गया. Even Godfrey's eventual confession to Nancy is motivated simply by his fright after the discovery of Dunstan's remain. At the end of the novel, जब डंस्टन मर चुका है और उसके रिमेन्स मिलते हैं एक क्वेरी में से, तो तब गॉडफ्रे को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है कि उसके सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे. इसलिए जो एंड में कन्फेशन वो अपनी वाइफ नैन्सी को बताता है कि उसकी पहले सीक्रेट मैरिज थी, वो भी उसने खुद से नहीं बताई, बल्कि उसे एक डर सा था कि कहीं उसकी सीक्रेट्स बाहर ना जाए, इसलिए वो खुद उसने पहले ही नैन्सी को सब बता दिया. तो ये भी इस तरह से भी वो पैसिव है कि उसने ये फेट ने उसको ये चांस दिया कि वो खुद बताए, ताकि और इस तरह से उसकी पैसिविटी जाहिर होती है. This confession comes years too late by the time Godfrey is finally ready to take responsibility for Eppie. She has already accepted Silas as her father and does not want to replace him in her life. Godfrey को फेट ने तो सपोर्ट किया कि उसके सीक्रेट्स बाहर नहीं आए और इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं हुई, बट उसको इससे क्या लॉस हुआ कि जब वो इस सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके थे और फाइनली वो रेडी था एपी को रेज करने में, एक्सेप्ट करने में, लेकिन तब एपी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी बिकॉज शी हैड एक्सेप्टेड साइलस एज हर फादर, और वो उसी के साथ रहना चाहती थी, जिसकी वजह से गॉडफ्रे को कभी अपनी बेटी नहीं मिल पाई एंड ही हैड अ लॉस ओवर हियर. So, learners, this was the character sketch of another important character in the novel who is Godfrey Cass. Hope you liked the video. Give it a thumbs up. Also, subscribe my channel and share the video as well to help your friends. Thank you.